जो भी है कि ये जो पाखंड है, एक तो राम हो गया, ये एक राम के नाम पे हो गया, एक आया राम पे होगा इस पर। ये स्वार्थी आदमी, इसे ना बिहार की जनता से कोई मतलब है, ना देश की जनता से, ना इसे शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से, ना रोजगार से, ना सुरक्षा से, ना बढ़ती हुई महंगाई से। इन्हें अपनी कुर्सी से मतलब। तेरी माँ की और दल्ले, बात सुन रहा हमारी बात? समझे, ये देश संविधान से चलता, राष्ट्र से चलता, पाखंड से नहीं चलता। अबे वो पेटू हराम की खाने वाले ये लोग पाखंडवादी लोग हैं, जो धर्म, मजहब या जाति के नाम पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं और लड़वाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए बिहार की सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। यहाँ पर नीतीश कुमार का पूरी तरीके से दूर हो जाना आरजेडी से कहीं ना कहीं तगड़े सवाल यहाँ पर खड़े करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद वापस से बीजेपी से मिल जाना, एनडीए से मिल जाना और पलटू राम की उपाधि जो लगातार यहाँ पर मिलती नजर आती है नीतीश कुमार को, उसको एक बार फिर से साबित कर देना। अब देखा जाए यहाँ पर तो 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले 24 में अब क्या भूमिका रहने वाली है यहाँ पर जो पलटू राम जिसे लगातार कहा जा रहा है नीतीश बाबू को, उनको लेकर सवाल लगातार बने हुए। तो यहाँ पर कुछ सवाल रहेंगे नीतीश कुमार को लेकर, भाजपा को लेकर, जिनका जवाब देने के लिए हम यहाँ पर क्रांतिकारी नंदा भाई जी के पास पहुंचे। तो सर, सीधा सवाल यही है कि पलटू राम की उपाधि मिलने के बावजूद भी एक बार फिर से पलटी मार के भाजपा में जाने का क्या वजह लगी होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इन्हें लगता है गठबंधन में कहीं ना कहीं इन्हें कम से कम 16, 17 या 18 सीटें मिल जाएंगी लोकसभा की। और आगे नेक्स्ट महीने पता है कि 25 में आने वाले नहीं है, विधानसभा में तेजस्वी यादव ही आएगा। तो इसलिए इन्हें पता था कि अब हमें बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी, तो इन्हें लगता है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा लोकसभा का, और कुछ भी कीमत हो जाए, किसी भी कीमत पर भाजपा जो है ईवीएम पे ही चुनाव कराएगी। क्योंकि जैसा कि आंदोलन चल रहा पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ, और लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, और सारा पूरा देश जानता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से कहीं ना कहीं धांधलेबाजी है। बार बार निर्वाचन आयोग पे और भाजपा पे, कांग्रेस पे भी सवाल उठते रहे हैं कि जो आज वो जो कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकाल ली है, इंसाफ यात्रा निकाल ली है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी तो ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए थी, जिससे भारत को कुछ दिखाई देता। क्योंकि जब सरकार सही मिलती तो कहीं ना कहीं न्याय भी अच्छे मिलते। और जो सरकारी मतलब कि ऐसी आ रही है जो ईवीएम की चुनी हुई सरकार है और जैसे हैंग किया जा रहा है लोगों के जनादेश को, तो ऐसी सरकार आ गई तो न्याय तो मिलेगा नहीं। अब रही नीतीश कुमार की बात, उन्हें लगता है कि भाई 2025 में जो है बिहार की जनता इनको विधानसभा में किसी भी कीमत पर नहीं लाएगी, और यही वजह कि उन्होंने सोचा ईवीएम से आएंगे तो 17-18 हम सांसद ले आएँ, कुछ नहीं ले आए 10-12 भी ले आएंगे, तो आगे जो नेक्स्ट सरकार होगी उससे सौदेबाजी कर लेंगे केंद्र में कि भाई हमें वहाँ भी मंत्री बन जाएंगे सेंट्रल में। तो ये कम से कम ये आदमी जो है प्रोफेशनल आदमी है, ये स्वार्थी आदमी, इसे ना बिहार की जनता से कोई मतलब है, ना देश की जनता से, ना इसे शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से, ना रोजगार से, ना सुरक्षा से, ना बढ़ती हुई महंगाई से। इन्हें अपनी कुर्सी से मतलब, और ये देश के लिए सही मायने में। देखिए कि यहाँ पर अमित शाह ने एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। अब वही अमित शाह यहाँ पर गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत कर रही थी। देखिए, ये बीजेपी को भी पता है कि भाई ईवीएम मशीन को अगर हमें बचाना है तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मुख्यमंत्री हो गया अभी ये भी अपनी तरफ से लिख के देगा कि सरकार को या इसको भारत निर्वाचन जी ईवीएम पे ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक ताकत मिल रही है केंद्र को, है भाजपा सरकार को, कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। तो इस वजह से इसे भी ले लिया। और क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं, भाजपा की तानाशाही तो चल ही रही है। दूसरे लगा के इन्हें जो भी है कि ये जो पाखंड है, एक तो राम हो गया, ये एक राम के नाम पे हो गया, एक आया राम पे होगा इस पर। ये आया राम के नाते भी करना चाहते हैं, ओबीसी के नाम पे जो राजनीति ये करना चाहते हैं कि ओबीसी के साथ। और इन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ओबीसी जनगणना की बात हुई थी, तो ये भी उसने नहीं कराई थी, ये भी तेजस्वी यादव ने कराई थी। और कहीं ना कहीं बिहार में जो नौकरियां भी मिली 1-1.5 साल में, जो वो भी तेजस्वी यादव की ही देन थी। तो मतलब जिसमें सच्चाई है कि अगर नीतीश कुमार अब हट जाए पूरी तरीके से तो चेहरा तेजस्वी यादव का ही चमकने वाला है। बिल्कुल, ये 2024 में 25 की जो सोच रहे हैं, 24 में ही इनकी जदयू टूटने वाली है। समझे नहीं, जनता दल यूनाइटेड जो टूट जाएगा, जदयू जो नीतीश कुमार का ये जो पार्टी है ये टूटने वाली है। और कहीं ना कहीं जाके इसके जो पार्टी के नेता हैं वो भी आरजेडी में जाके शामिल हो जाएंगे। तो 2025 में ये तो निश्चित है कि बिहार में जो सरकार बन रही है वो आरजेडी की बनेगी, इनकी किसी कीमत पर नहीं बनेगी। और ये लोग हैं, ये हों चाहे भाजपा के लोग हों, ये समाज और राष्ट्र हित में नहीं काम करने वाले। ये लोग पाखंडवादी लोग हैं जो धर्म, मजहब या जाति के नाम पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं
और लड़वाने का काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा जब से भाजपा सरकार आई है, जब से कहीं गाय गंगा धर्म मजहब इन्हीं के ऊपर मॉब लिंचिंग होती रही है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, जिनका कोई मुद्दा नहीं है। 3 तलाक जैसे क्या जरूरत है लोगों को तलाक से लेने की? ये मुद्दे तो तलाक से तो महिलाएं परेशान थी ना। सुनो, इन ये मुद्दे तो नहीं थे इनके मैनिफेस्टो में, तो मुद्दे नहीं थे। और ये तो नहीं है भाजपा वालों की बहन बेटियां भी आई हूँ मुसलमानों को, जो 3 तलाक से ज़्यादा परेशान थे, जो इस पे लगे थे। तो ये कुछ नहीं है, ये मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई सर पैर नहीं है। जैसे किसानों का लेके इन्होंने उठाया था, 3 काले कानून ले आए, किसान मांग नहीं देते, खामा खा ले आए और लोग को उलझाया उसमें, मतलब दिया कुछ नहीं और जान और ले लिया 850 किसानों का। और कम से कम 13 महीने किसानों को बुरी तरीके से परेशान रखा। और उन्हें भी क्या कहा, देश के किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या अफगानिस्तानी, क्या क्या बोला इन्होंने। और बाद में कहने लगे हम समझा नहीं पाते। इनकी नीति नीयत अच्छी नहीं है, ये देश के लिए गद्दार है। मैं खुद कह सकता हूँ कि जो वर्तमान में जो सरकार है ये आतंकवादी सरकार है, उग्रवादी सरकार है, भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए खतरा है। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, नीतीश कुमार को लेकर जो राम भद्राचार्य जो है वो ये कहते नजर आए कि विभीषण ने भी तो सही समय पर एक तरीके से राम जी का पाला चुन लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी सही समय पर मोदी जी का पाला चुन लिया, ये राम भद्राचार्य ने कहा। हाँ, ये कह सकती हो, वही तो अंधा भद्राचार्य, अंधा मराचार्य, मरा अंधाचार्य कह सकते हो उसे, मरा अंधाचार्य। ये जो है इसे देखा तो जाता नहीं भूतनी वाले को। जब ये जो है धर्म जो सनातन धर्म की बात करते हैं ये लोग, धर्म में भाई पूर्व जन्मों पर भी विश्वास करते हैं लोग कि बुरे जन्मों का कर्मों का फल मिलता है नेक्स्ट जन्म में। तो ये भद्राचार्य ने, भूतनी वाली ने क्या किया था भाई? वो अंधे क्या किया था तूने पिछले जन्म में, जो इस बार अंधा फूला हो, आँखें तेरी फूटी हुई पैदा हुई, महिलाओं पर गलत नीयत रखता होगा भूतनी के तू, तेरी आदत ठीक नहीं होगी, समझो भौंदू सा है, ऐसे ऐसे करता रहेगा, मक्खी सी मारता रहेगा। ये अंधाचारी, ये बदतमीज है और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है। लास्ट टाइम देखा ना आपने, क्या कह रहा था ये कि जो राम को नहीं भजते वो चमार हैं, भूतनी के हो, तेरी माँ की हो दल्ले। बात सुन रहा है हमारी बात? समझे, ये देश संविधान से चलता, राष्ट्र से चलता, पाखंड से नहीं चलता। बे वो पेटू हराम की खाने वाले, भारतवासियों के टुकड़ों पर पलने वाले हरामी, हमारे दया दान पर पलने वाले, और हमारे भारतवासियों को ये कहता है कि ये वो है, छोटा नीचा ऊंचा बनाता है।